हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड बैंक में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद आती हैं कि कभी कभी एडवर्स रिएक्शन होने लगती हैं, जैसे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में सही ब्लड नहीं चल रहा है तो पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग और डायरियल केस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और स्किन रैशेस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने में मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या रहता है सोप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन को करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर लेक्चर। तो मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है जिसमें हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न एक प्रॉपर वे में करवाते हैं। सैंपल लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन देखने के लिए EDTA और क्लॉटेड मतलब सीरम वाला और EDTA मतलब एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड, ये दोनों सैंपल हम लेते हैं। यूरिन स्पेसिमेन आल्सो, यूरिन का स्पेसिमेन हम ये भी लेते हैं। दो चीज़ें लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन अगर किसी को हो गई है तो हम उसके लिए हम उसका EDTA और क्लॉटेड ब्लड सैंपल लेंगे और यूरिन का सैम स्पेसिमेन आल्सो ये भी लेंगे। द डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, डार्ट एक टर्म यूज होता है, डार्ट डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन द पोस्ट ट्रांसफ्यूजन EDTA सैंपल इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये आपके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कर लिया जाता है। तो या तो ये कर लिया जाता है या फिर हम ये रिएक्शन, जब कभी ऐसी रिएक्शन हो जाती है तो या फिर हम ये दो चीज़ें करते हैं कि उसका ब्लड क्लॉटेड और EDTA ब्लड लेते हैं और फिर हम उसके बाद चेक करते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम रही है, पेशेंट को किस वजह से ये ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हुई है। तो इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, तो इक्विपमेंट में रेफ्रिजरेटर रहता है। ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर ही का वर्क होता है मोस्टली। वहाँ पे तरह तरीके के रेफ्रिजरेटर होते हैं। कुछ डीप फ्रीज वाले होते हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलते हैं, और कुछ होते हैं जो 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक मेंटेन रखते हैं। फॉर प्लेटलेट्स एजिटेटर ये यूज़ होता है। एजिटेटर फॉर प्लेटलेट सर्वाइवल फॉर 2 to 5 days ओनली। 2 से 5 दिन तक ही केवल ये आपकी प्लेटलेट्स को स्टोर रख करता है। प्लेटलेट्स एजिटेटर, इसका जो टेम्परेचर रहता है 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और एजिटेट करता रहता है आपके प्लेटलेट्स को ताकि वो कहीं धक्का तरीके जम ना जाए। और इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर होते हैं -80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 year स्टोरेज ऑफ FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वही होता है जिसमें कि आपका प्लेटलेट जो है
वो रहता है, प्लेटलेट्स को अलग नहीं करते हैं। ऐसे प्लाज्मा को हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, और इसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे तो हम इसको 1 ईयर तक स्टोर कर लेते हैं। और अगर इसको -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ये केवल ये आपका केवल हाफ ईयर या 6 मंथ्स ही चलता है। ऐसा इसका बैलेंस रहता है। इसी तरीके से आपका एक फ्रीज़र और होता है जो कि आपके लिए जो रेगुलर वे पे आपका जो भी ब्लड आपका आता है जाता है, मतलब कि PRBC या होल ब्लड के लिए, होल ब्लड स्टोरेज के लिए जो आपका फ्रीज़र रहता है वहाँ पे वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रहता है। जो आपको इंक्यूबेटर रहता है वहाँ पे, इंक्यूबेटर भी एक रहता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। और होल ब्लड स्टोरेज को करने के लिए 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है फ्रीज़र। जैसे नॉर्मल अपना घर का रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे रहता है वैसे ही रहता है, पर डिज़ाइन उसकी डिफरेंट रहती है। और इसमें आप 7 डे थर्ड 7 डे अगर रख सकते हैं, अगर आपने उस ब्लड की लेबलिंग कर दी है और बिल्कुल आप उसको निकालने वाले हैं, अगर उसका मतलब लेने वाले उसको कहीं ऑपरेशन कुछ भी लगा है, तो आपने अगर उसको बाहर वाली फ्रिज पे रख दिया 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड वाले फ्रीज़र में, तो आप उसको 7 डे के अंदर आउट कर देंगे, वरना उसके बाद वो ख़राब होने लगेगा। और लाइफ स्पान तो आपको होल ब्लड की पता ही है कि वो 35 डे रहता है, जिसमें 7 डे इन्हेंस हो जाते हैं ड्यू टू एंटीकोगुलेंट, जो उसमें CPD या CPDA में मिक्स रहता है या सैगम होता है, तो इनकी वजह से उसका जो लाइफ स्पान है वो 7 डे इन्हेंस हो जाता है। वही 7 डे हम उसको बाहर वाले फ्रिज पे देते हैं। तो एक्सपायरी डेट आपको देखनी बहुत ज़रूरी रहती है, बार बार मैचिंग इसीलिए होती है, वहाँ पे मास्टर फाइल उसकी मेंटेन करी जाती है ब्लड बैंक में कि आपकी एक्सपायरी जो है वो 35 से ऊपर जैसे ही जाने लगे तो आप उसको अलग करके उस ब्लड बैंक को बाहर रखें और उसको किसी न किसी पेशेंट को किसी ज़रूरतमंद को प्रोवाइड करें। तो ब्लड बैंक में ये जो मेंटेनेंस रहता है ये यही करता है कि आप मास्टर फाइल इसीलिए वहाँ पे प्रॉपर वे पे मेंटेन की जाती है। तो काफ़ी रोल होता है वहाँ पे। और सेंट्रीफ्यूज जो रहता है वो टेबल टॉप रहता है, मतलब जो टेबल पे रखने वाला है वो उस तरीके का सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप भी रहता है वहाँ पे इक्विपमेंट के रूप में। तो ये सब मैं आपको ब्लड बैंक के बारे में बता रही हूँ। और जब आप ट्रांसफ्यूज़न के लिए किसी पेशेंट को तैयार करते हैं तो जो बैग जिस पे आप डोनर का ब्लड ले रहे हैं तो उसका भी एक सैंपल हम अपनी वायल में कलेक्ट कर लेते हैं। और जो पेशेंट है आपका जिसको चढ़ना है तो उसका भी हम सैंपल ले लेते हैं वायल में। और जब पेशेंट, ये तो पहले है प्री ट्रांसफ्यूज़न जब आप करते हो तो ये है पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न आल्सो।
आपको पता होना चाहिए क्या होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न में। तो पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न में भी हम पेशेंट का EDTA और क्लॉटेड ब्लड ले लेते हैं, प्लस यूरिन सैंपल ले लेते हैं, और फिर आपका सारा सिस्टम मेंटेन रहता है कि अगर पेशेंट को कोई बाद में प्रॉब्लम हुई तो आप उसकी प्रॉपर टेस्टिंग लगा सकते हैं। रिएजेंट जो मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए वो NTA को वहाँ जाते ही लिखा मिलेगा, NTA-B, एंटी-सिरा बोलते हैं उनको, एंटी-सिरा, इसी से आप ब्लड ग्रुप लगाते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर भी मिलेगा आपको, डिस्टिल्ड वाटर भी आपको वहाँ पे रखा मिलेगा, जैसे आप माइक्रोस्कोप से क्रॉस मैच देखते हैं ज़्यादातर। माइक्रो ट्यूब, प्लास्टर ट्यूब, पिपेट्स, ग्लास स्लाइड्स, स्मॉल फनल, ये सब आपको वहाँ पे रखा मिलेगा। इक्विपमेंट में ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं आपको कुछ कंडीशन से बता रही हूँ कि यूज़ होती है। अच्छा, कुछ टर्म्स बता देती हूँ आपको। VDRL से आप क्या समझते हैं? VDRL किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो VDRL जो होता है वेनरल, इसका फुल फॉर्म है डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। और ये आपका सिफिलिस का टेस्ट है। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरीज का फुल फॉर्म है, और इसके लिए किट यूज़ की जाती है। सीरम अथवा प्लाज्मा, इसका हम सैंपल लेते हैं और जैसे हम विडाल टेस्ट करते हैं उसके प्लेट पे, स्लाइड प्लेट पे, उसी तरीके से हम VDRL का भी स्लाइड प्लेट टेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ हम इसको लगाते हैं। आपके किट के साथ उसके कंट्रोल भी आते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। और उसके बाद फ्लोकुलेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ एंटी लिपोइडल एंटीबॉडीज इन टेस्ट सैंपल। अगर फ्लोकुलेशन आता है तो उसका मतलब है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, और एब्सेंस ऑफ फ्लोकुलेशन इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एंटीकोलाइडल एंटीबॉडीज़। अगर नहीं है तो उसका मतलब आपका सिफिलिस नहीं है। तो ये आप जब ब्लड बैंक पे किसी भी डोनर का ब्लड लेते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ, जो वहाँ पे लगाने हैं। जो आपका टेक्नीशियन है वो है HIV, SCV, HBsAg। आपका बैग चला जाएगा अगर किसी भी देते नहीं है, पर अगर हम उसका रैपिड टेस्ट, रैपिड लेटेक्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो बोलते हैं आपका किट, उसका फुल फॉर्म यही होता है कि रैपिड एंटीग्लोबुलिन लेटेक्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट बोलते हैं उसको, लेटेक्स, क्योंकि वो लेटेक्स की रहती है आपकी किट। तो रैपिड टेस्ट करने के बाद आपके बाद ये एलाइजा में आपका टेक्नीशियन जरूर लगाता है सारे ब्लड बैग के जो भी उसके पास एक क्लॉटेड सैंपल रहते हैं,
और VDRL का भी टेस्ट वो ज़रूर करता है, और उसके बाद वो मलेरिया का भी टेस्ट ज़रूर करता है। क्या किट से तो लगता ही है, बाकी एलाइजा में ये 3 टेस्ट तो ज़रूर रखते हैं, उसका मास्टर फाइल तैयार होती है। इसीलिए एक वे ये भी है कि आप जब बिना डोनर के आप कोई ब्लड बैंक वहाँ पे लेते हैं जाके, तो आपको उसके अदर चार्जेस भी पड़ते हैं, कुछ महंगा पड़ता है। उसी वजह से है, क्योंकि बाद में आपके टेक्नीशियन को ये सारी उसकी स्क्रीनिंग करता है, और आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको तुरंत बताता भी है। उसके लिए उसका किट मेथड तो करके देते ही है, और उसके बाद एलाइजा भी उसको लगाना है। और अब मैं कुछ सिंपल टर्म्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि कल बताए थे। कल मैंने आपको एम्फाइसीमा के बारे में बताया था। तो एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी हार्मफुल स्मोक जो आप रेगुलर वे पे बहुत दिन से ले रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, और गैस रेगुलेशन जो होता है वो इम्प्रॉपर वे में होता है, जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है वो बिगड़ जाता है। अब कुछ सिंपल टर्म्स में कुछ फिगर जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताए थे, उनकी प्रैक्टिस काफ़ी सही है, ये मतलब फिजियोलॉजी के वे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फिजियोलॉजी से भी बनते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको कोई जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन पे उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, और उससे जो भी आपको टॉपिक जो भी कुछ भी है आपको पूछने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे बताएं। मैं उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, और उसके अलावा जो मुझे इसमें ज़रूरत लगेगी मैं आपको बताऊंगी, जो आप पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आज के लिए इतना ही रख रही हूँ, और बाकी मैं कुछ कल एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी जो फिगर बेस्ड होंगे। थैंक यू फॉर ऑल।